नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली बॉर्डर पर एक और किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पंजाब के कई इलाकों में कुछ लोग प्रदर्शन की आड़ लेकर देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग मोबाइल टावरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसा करने वाले लोग ये भूल गए हैं कि इन्हीं टावरों की वजह से कोरोना काल में जिंदगी चल रही है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, घर के सामान की ऑनलाइन शॉपिंग सब मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ही हो रही है। कोरोना काल के बीच वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ई कॉमर्स के जरिए लाखों लोगों को मिलने वाला रोजगार, सब कुछ इन्हीं टावरों पर टिका है और ये टावर नहीं रहेंगे तो सब कुछ ठप हो जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ टावरों पर हमला नहीं, बल्कि ये देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उद्योगों पर हमला है। ये हमला बड़े उद्योगों से ज्यादा लाखों छोटे दुकानदारों, ई कॉमर्स से जुड़े कारोबारियों, लाखों छात्रों और नौकरी पेशा लोगों की रोजी रोटी पर हमला है। किसान आंदोलन की आड़ में मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले पर कई सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले देश की अर्थव्यवस्था पर हमले से कम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर कामकाज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से ही चल रहे हैं और ऐसे में इस तोड़फोड़ पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आंदोलन की आड़ में बड़े उद्योगों और उद्योगपति को निशाना बनाया जा रहा है? ये तोड़फोड़ देश की तरक्की पर चोट से कम नहीं है, क्योंकि इस खमियाजा सबको भुगतना ही पड़ेगा। और जिस टेलीकॉम सेक्टर ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद की, उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों नुकसान उसे पहुंचाया जा रहा है? क्या तोड़फोड़ करने वाले ये नहीं जानते हैं कि उनकी हरकतें कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद करवा रही हैं? कोरोना काल में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हर घर तक ऑनलाइन दुकान पहुंचाने वालों पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? इसी मोबाइल और ऑनलाइन शॉपिंग ने कोरोना काल में छोटे कारोबारियों को बचाया था और ऐसे में अब उस पर निशाना क्यों? मोबाइल के जरिए ई कॉमर्स से लाखों लोगों को रोजगार देना शुरू हुआ है। क्या टावर तोड़ने वाले उनका रोजगार नहीं छीन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने में बरसों लग गए, उन तकनीक की पहुंच को रोकना कितना जायज है? और फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक मोबाइल टावर बंद करवा दिया और टावर के कर्मचारियों को भी घुसने नहीं दिया। वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान यूनियन जिंदाबाद। और पंजाब के मोगा में भी कुछ लोग एक मोबाइल टावर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती, तब तक प्रदर्शनकारी वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। जालंधर में भी हंगामा कर रहे लोग एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। और फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक मोबाइल टावर बंद करवा दिया और टावर के कर्मचारियों को भी घुसने नहीं दिया। मोबाइल टावरों में हो रही तोड़फोड़ से आसपास रहने वाले लोगों का भी नुकसान हो रहा है। मोबाइल टावर तोड़ने की वजह से लोगों को कॉल करने में दिक्कत हो रही है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादातर बच्चे घर पर ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन कारोबार पर भी टावर में तोड़फोड़ का बुरा असर पड़ा है और कई इलाकों में ऑनलाइन कारोबार बंद पड़ गया है। कोरोना काल में अभी भी ज्यादातर लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन टावर तोड़े जाने के बाद इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बंद है, जिससे उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
और किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने विकास के कामों को राजनीति से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को रोकने की अपील की है और इसे जनता की संपत्ति का नुकसान बताया। हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अमित पांडे जुड़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी है और जालंधर से सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। दिल्ली से मैं अमित पांडे आपका रुख करना चाहती हूँ। सरकार जिस तरह से बार बार अपील कर रही है, ऐसे में अगर इस तरह की गतिविधियां टावर तोड़ने की बढ़ती हैं तो सरकार का रुख भी सख्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, हिंसा के लिए आंदोलन में कोई जगह नहीं है और किसान संगठन है, उन्होंने साफ तौर पर हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। और अब जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो वापस एक बार फिर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे लोकल, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एक बार फिर अपनी रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिरकार ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बार बार लोगों को समझाया जा रहा है, तो फिर लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? और अगर समझ नहीं रहे हैं तो दूसरा कदम भी उठाया जा सकता है। यहां पर इस पर सोचने के लिए मजबूर होंगी क्योंकि जिस तरीके से टावर्स के ऊपर चढ़ा जा रहा है, टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये एक विरोध का तरीका, यहां पर इसको कतई जायज तरीका नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जो सरकार के लोग हैं या फिर बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको भड़काने की कोशिश की जा रही, सोची समझी साजिश के तहत इन चीजों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये चुनौती है और साथ साथ जिम्मेदारी भी है स्थानीय प्रशासन की कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। और इधर पंजाब में मोबाइल टावरों पर हमले की घटनाओं के बाद सेल्युलर ऑपरेटर्स की एसोसिएशन ने तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा की है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर टावरों की सुरक्षा की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि मोबाइल टावर आज रोजमर्रा की जिंदगी की लाइफलाइन बन चुके हैं और मोबाइल सेवाएं सभी की जरूरत बन चुके हैं और इसीलिए मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ तुरंत रुकनी चाहिए। सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ जालंधर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ये किसान आंदोलनों का कौन सा रुख है जिसमें किसान जनता का नुकसान तो कर ही रहे हैं, ये उनका भी नुकसान है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर, वो इस तकनीक की वजह से ही है। शायद उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही जो लोग टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सवाल किसानों के आंदोलन पर उठ रहे हैं, वही देखिए आंदोलन हो रहा है, किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं और वहां पर बॉर्डर्स पर बैठे किसान कह रहे हैं, उनकी जथेबंदियां कह रही हैं हमने किसी को आदेश नहीं दिए कि किसी भी टावर का नुकसान किया जाए। मगर जालंधर में ये हाल हो रहा है, मेरे पीछे टावर है, सेवा केंद्र है, पंजाब द्वारा बनाए हुए सेवा केंद्र है, वहां पर उन्होंने इस टावर का नुकसान किया। इसके ताले तोड़े गए आज से 3 दिन पहले। ताले तोड़ने के बाद इन्होंने जो इसकी दुर्दशा की है, कि आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, पूरी तरह से इसको क्षतिग्रस्त किया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो भी ऐसे नुकसान करेगा, टावरों का नुकसान करेगा या किसी की निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं नीचे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा, नीचे जो ताले पड़े हुए इस पर कितनी बुरी तरह से इनको पहले तोड़ा गया। तालों को तोड़ने के बाद जो इस टावर की तारें थी, जो इसको कटिंग की गई, तारें कटिंग की गई, बिल्कुल जो इसकी कनेक्शन थे वो काट दिए गए। उसके बाद जो इसका हाल हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी टावरों का नुकसान करेगा, किसी की निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीधी बात ये बताता हूँ आपको, तस्वीरों में दिखाऊंगा, इसके आसपास कहीं भी अभी तक कोई भी सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी नहीं नजर आ रहा। कहीं ना कहीं सरकार के दावे जो है वो भी खोखले नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। जी सुरेंद्र, और मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ और कनेक्शन काटने से लोगों को बहुत परेशानी है, सुरेंद्र भी दिखा रहे हैं। पठानकोट के लोगों ने प्रदर्शनकारियों से तोड़फोड़ नहीं करने की अपील की है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, फ़ोन ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ। ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ घंटा। लुधियाना में टावरों में तोड़फोड़ से कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई और व्यापार सब कुछ ठप हो गया है। टावर ना होगे तो फैक्ट्री का सारा कारोबार भी नेट पे ही चलता है, टावर से चलता है, हर चीज़ चलता है। बिजनेस भी ऐसे, कोई लेन देन है, पैसे का चक्कर है, सारा कारोबार भी टावर के ऊपर भी चलता है। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई भी है नेट्स के द्वारा चलती है, टावर के द्वारा चलती है। जिवें बिजनेस है असीं करते हैं, कोई चैक लैने देने बैंकों 'च सारा नुकसान ही होएगा। किसी नूं लैन देन प्रॉब्लम, जो चैक कटने या कोई होर प्रॉपर्टी लैनी या कुछ करना, ऑनलाइन सारे काम है अजकल। शेष जी, आपको भी याद होगा किसान आंदोलन की लगातार जो घटनाक्रम हो रहे थे उसमें कहा गया था कि वो बायकॉट करेंगे। बायकॉट करना चीजों का समझ आता है, लेकिन इस तरह से तोड़फोड़ करना, टावरों को नुकसान पहुंचाना, तकनीक को नुकसान पहुंचाना, ये भी तो एक तरह से किसान खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों पर इतनी संख्या में किसान अगर जुटे हैं तो वो तकनीक की वजह से ही जुटे हैं। डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। नापायदार माने कमजोर। जो कमजोर मुद्दा है, तोड़ फोड़ कभी भी सत्याग्रह के अहिंसक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। किसी तरह की भी तोड़ फोड़ अहिंसक नहीं हो सकती, हिंसा है वो। और जब हिंसा होती है तो महात्मा गांधी ने 1921-22 में जब चौरी चौरा में लोगों ने हिंसा शुरू की तो उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लिया। सारे लोग नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सरकार अगर तय कर लेगी, अमरिंदर सिंह आज अगर तय कर लेते हैं कि इनको रोकना है तो 1 मिनट में रोक देंगे। लेकिन चूंकि अमरिंदर सिंह भी इसमें शामिल हैं, उनको भी मजा आ रहा कि तोड़फोड़ कराएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बेरस होगी। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में काहे को एम्बेरस होगा? एम्बेरस तो हम हो रहे हैं, पीपुल ऑफ इंडिया। जो लोग आज इंटरनेट हमारी जात का हिस्सा बन चुका है, तमाम लोग आपसे कहते रहे कि साहब होमवर्क नहीं हो रहा, बच्चों का धंधा पानी नहीं हो रहा है, पेमेंट सारे अब इसी से होते हैं, इंटरनेट से ही। तो वो सारा कुछ मामला जो है वो तो एंटी पीपुल हो रहा है ना। जब एंटी पीपुल होगा, और वो पीपुल अभी तो आप 4-6 हजार लोग आके बैठे हुए हैं। और जब मैं आऊंगी आपके पास दोबारा शेष जी। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ है। दीपक,
ये जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में 1500 से ज्यादा टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है, इस पर गाजीपुर में मौजूद जो किसान है वो क्या कह रहे हैं? देखिए प्रीति, कुछ किसानों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना है कि वो भी गलत है, क्योंकि जो भी किसान ये समर्थन इस वक्त अपने आंदोलन का कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश प्रांत से कहने की बात कर रहे हो, लेकिन जो टावरों का नुकसान पंजाब में हो रहा है वो वाकई में गलत है। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ जो नेटवर्किंग है, नेटवर्क एक दूसरे से जोड़ने का जिम्मा भी टावर उठाते हैं। पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो इन टावरों के भरोसे है। यहाँ पर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पर हो या सिंगू बॉर्डर पर जो जुटे हुए किसान हैं, वो सभी लगभग 50% से ज़्यादा किसान पंजाब से आए हैं और उनका सब नेटवर्किंग के जरिए ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ से हर आंदोलन की जो गतिविधि सरकार के साथ चाहे बातचीत हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन पर उन टावरों के जरिए ही होती है। तो यहाँ पर जो किसान है उनका ये कहना है कि गलत है, क्योंकि इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। शुरुआत से ही किसान ये कह चुके हैं कि उनका जो आंदोलन होगा वो पूरी तरह से हिंसा से दूरी से होगा। हिंसा उनके आंदोलन में नहीं दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह से पंजाब में जिस तरह से टावरों को ऊपर चढ़कर बैनर को, किसानों का बैनर को लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है जिसमें किसानों का पूरा सपोर्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, और ये जो साजिश, अगर इसका एक भी इनपुट मिलता है सरकार को, तो फिर इस आंदोलन के मायने कितने बदल सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैप्टन ने टावर तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर सिंह ने हंगामा करने वाले लोगों को नसीहत दी है कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से राज्य में संचार सेवाएं खत्म हो सकती हैं। छात्रों और नौकरियों से जुड़े लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, कल बैठक होनी है और इस तरह की गतिविधियों में बढ़ना किस तरह से इस पूरी बैठक पर असर डालता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बैठक पर अगर सीधा प्रभाव की बात करें तो ऐसे इसकी बात की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सरकार ने हमेशा ये कहा कि वार्ता के लिए खुले मन से वो तैयार है और सारी सजेशन सुनेंगी। ये तो किसान आंदोलन के मेरिट और डिमेरिट का सवाल है। और जहां तक हिंसा का सवाल है, सुबह से हमने केंद्रीय मंत्रियों से बात की और सबका यही कहना है कि किसान भोले भाले हैं और इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, कोई शरारती तत्व इसके पीछे। तो फिलहाल सरकार की ओर से और किसान संगठनों की ओर से उनके मुद्दे पर कुछ इसका असर, इसका जो आउटकम है उस पर कम होने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा समय तक और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में अगर ये हिंसा की घटना हुई तो जाहिर सी बात है ये अपना प्रभाव तो डालेंगी, क्योंकि हिंसा किसी भी सूरत में किसी भी आंदोलन में उसकी जगह नहीं है। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां मोबाइल टावर से हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब में हुई तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जहां एक तरफ टावरों पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकना बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि पंजाब में हो रही तोड़फोड़ के पीछे कुछ वामपंथी दल और कांग्रेस के लोगों का हाथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि पंजाब में किसानों की आड़ में हो रहे हंगामे से लोग डरे हुए हैं। क्या हाथ मिले हैं आपके अर्बन नक्सल के साथ? क्या आप पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसकी ड्यूटी है? आप असफल हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। धरने होने चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए। किसान अपनी मांग को लेकर निकला है, बातचीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने कभी किसानों को अर्बन नक्सल नहीं कहा। जो लोग ट्रैक्टर जला रहे थे, जो लोग मोबाइल टावर तोड़ रहे हैं, जो रेल की पटरियां तोड़ना चाहते हैं, जो सड़कों पर जो टोल प्लाजा है उन पर हमले कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाना है पंजाब को? किसानों की मांग, उस पर चर्चा, ये क्रम जारी है। लेकिन उसकी आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश, और जिसकी खुद किसान संगठनों ने निंदा की। इसलिए कैप्टन साहब, आप उनको किसान मत कहिए। वो कांग्रेस के और कुछ वामपंथी दलों के गुंडे हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं।
सुरेंद्र कंबोज, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, क्या जरूरत है इस सियासत की, बजाय कि इस पर काम किया जाए कि ये जो टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन्हें रोका जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे कि टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत बुरी तरह से इस टावर को क्षतिग्रस्त किया गया है। और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इससे उनकी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बच्चों से जाने की कोशिश भी की है हमने, पर वो ऑन स्क्रीन सामने नहीं आना चाहते। वो उन्होंने सीधी सीधी बात करी है कि इन टावरों को नुकसान होने से उनकी पढ़ाई पर बहुत खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं सिग्नल आ रहा है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर इन टावरों का सिग्नल सही होगा, क्योंकि 4G का अभी जमाना चल रहा है, 4G टेक्नोलॉजी आ चुकी है और वीडियो कॉलिंग 4G के अलावा नहीं चल रही, और पढ़ाई जो है ऑनलाइन जो होती है वो वीडियो कॉलिंग के जरिए होती है। और इस टावर को तोड़ने के बाद जो 4G का सिग्नल है वो उनके पास नहीं पहुंच रहा, जिससे उनको पढ़ाई करने में काफी दिक्कत आ रही है। और एग्जाम भी सामने थोड़े दिनों में, 1-2 महीनों में आने वाले हैं। और जो कोरोना की वजह से जो मुलाजिम, जो कर्मचारी घरों में बैठ करके काम करते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बिजनेस में भी उनको लॉस हो रहा है इन टावरों को नुकसान पहुंचाने से। और बात करें, अगर धरने पे बैठे, दिल्ली में बैठे किसान कह रहे हैं कि हमने किसी को आदेश नहीं दिया, पर जहां पर जलंधर में जो देखने में आया है, जो टावर जहां पर कल जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां टावर बंद करने के लिए गई थी, उन्होंने टावरों को ताले लगे देख करके उनको छोड़ दिया, पर वो टावरों के ऊपर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल का नाम लिख करके वो चले गए। जी सुरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी नेता तरुण चुग के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी के एक बड़े नेता का किसानों को अर्बन नक्सल कहना मूर्खतापूर्ण है। क्या वो समझते हैं कि कृषि सुधारों पर केवल दिल्ली में ही असंतोष है? दिल्ली में इस मुद्दे से गलत तरीके से निपटने के असर के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को दोष ना दे। हमारी पुलिस सराहनीय काम कर रही है, हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा ने पंजाब में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्रवाई के आदेश का स्वागत किया है। दुरुस्त है, अंदोलन शांति प्रिय तरीके से चलना चाहिए। प्रॉपर्टी किसी की भी हो, देखो अपना बीजेपी का बड़ा सीधा मत है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे आप है, हर पार्टी ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ कार्यक्रम ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? और पंजाब यूथ कांग्रेस के नेता बरिंदर ढिल्लों ने भी प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ न करने की हिदायत दी है और पुलिस से ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। उनसे सहमत हैं, अभी इससे अच्छा आप कोई और तरीके अपना लें, लेकिन उससे कई, अगर अपने भाई बहनों को तकलीफ़ होगी और अगर अपने ही भाई बहनों की निजी ज़िंदगियों में, छोटे बच्चों की, और उनमें अगर तकलीफ़ आएगी तो पढ़ाई लिखाई में, बैंकिंग में, और लोगों की अगर कहीं मुश्किल आएगी, क्योंकि लोग तो वैसे ही मतलब सिंपथेटिक हैं इनकी तरफ, तो मेरे हिसाब से वो भी नौजवान जो हैं वो भी समझेंगे इस बात को। और क्योंकि कई बार जोश इतना है, गुस्सा इतना है, तो उसमें कई ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जो शायद बाद में जब सोचने पे वो लगता है भी हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए। और पंजाब साथ ही हरियाणा में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद दोषियों से वसूली करने की मांग भी उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी घटनाओं पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह में जो जान और माल का नुकसान होता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है। ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ, और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। अमित पांडे का सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, अब बताइए आगे क्या? एक तरफ टावरों को नुकसान पहुंचाने की कवायद, वहीं गृहमंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक किसानों के साथ होने वाली है। इस पूरे सिनेरियो को जरा परिभाषित करिए अपने शब्दों में। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह लगातार जब से यह किसान आंदोलन हुआ है वो बैठक लगातार कर रहे हैं और पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक कर रहे हैं। और जब भी किसानों के साथ वार्ता होती है, गृह मंत्री हमेशा ऐसी बैठक करते हैं। और कल की
कल भी इसमें आज जो जरूर इस पर चर्चा हुई होगी कि कैसे इस पूरे के पूरी हिंसा की घटना को हम देखें या बैठक में किन किन मुद्दों की चर्चा की जाए, क्योंकि 5 दौर की जो बातचीत है वो पहले ही हो चुकी है और अब किसानों को किस तरीके से और अच्छे तरीके से पुख्ता तरीके से सरकार उनके सामने बात रखे, अपनी बात पहुंचाए, ये यहाँ पर बैठक में चर्चा की जाएगी। और जहां तक हिंसा का सवाल है, हिंसा तो हर हाल में इसको रोकने के लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये अपना कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि स्थिति को वो आकलन कर रही है, एक एक हिंसा की घटना को वो देख रही है और राज्य सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार की ओर से हम ये अपेक्षा करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये हिंसा की घटना जारी रही या फिर इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो एक कड़े कदम उठाने की ओर भी बढ़ना हो सकता है। जब मैं सवाल अमित आपसे पूछ रही थी तो शेष जी मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ और जानकारी है वो भी मैं जरूर जानूंगी उनसे। लेकिन इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई है। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। सर, ऐसी भी खबरें आ रही कि किसान वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं, हिंसा में इंडल्ज हो रहे हैं, टावर तोड़ने की घटना। देखिए, मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। और पंजाब में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। में कानून का राज है या नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है, वहाँ मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। और कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से तोड़फोड़ न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की नसीहत दी। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है, लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। और आइए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। इसको मात देने के लिए दुनिया ने वैक्सीन से उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नया विवाद भारत में शुरू हुआ है, जहां एक संगठन ने वैक्सीन में गाय के खून होने का शक जताकर आपत्ति जता दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने वैक्सीन किन चीजों से बनी है, कंपनियों से ये बताने की मांग की है। चक्रपाणी ने यह भी मांग की और इस मामले को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने के शक के बाद से अब एक और नया विवाद इस वैक्सीन से जुड़ गया है। कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद। स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। स्वामी चक्रपाणी ने कंपनियों से मांगी सफाई। वैक्सीन में गाय के खून के इस्तेमाल का जताया शक। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस को मात देने के लिए जिन वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है, बात बात पर विवाद ढूंढने वालों ने अब उसे भी नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद खड़ा करने वाले इस चेहरे का नाम है स्वामी चक्रपाणी, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी को शक है कि वैक्सीन में गाय के खून का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें खुद ही इस शक का आधार पता नहीं है। देखिए, अभी जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया है और खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। यानी अभी चक्रपाणी सुनी सुनाई बातों पर ही एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
वैक्सीन को लेकर सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेज दिया है। इस ज्ञापन के जरिए चक्रपाणी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ये बताने की मांग की है कि कोरोना को हराने वाला टीका बनाने में उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में, तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियाँ भी करें कि आखिर उसमें उसके बनाए जाने वाले पदार्थ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं और कैसे बने हैं। कहीं चक्रपाणी अपनी दलील में धार्मिक भावनाओं और मौलिक अधिकार की दुहाई दे रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि जो मांसाहारी नहीं है, क्या वो भी किसी तरह के जानवर की चर्बी और खून को लेकर वैक्सीन के बहिष्कार की बात शुरू कर दें। चक्रपाणी और उन जैसे लोगों की आपत्ति को क्या इंसान को बचाने की वैज्ञानिक मुहिम से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्या दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत के बाद जीवन देने वाली वैक्सीन बनाने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए? स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। जैसे 1857 में आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी चूंकि लगाया जाता था कारतूस में, उसको दांत से तोड़ा जाता था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। और अंग्रेजों की तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू से चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन धर्मियों को प्रभावित किया जाए, उनके धर्म नष्ट भट किया। तो कहीं एक शंका है मेरी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चाल हो। देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन उम्मीदों से भरी वैक्सीन की धमक तेज होते ही अलग तरह की बहस छिड़ गई है। वैक्सीन धर्म के हिसाब से ठीक है या नहीं? इस बहस की शुरुआत इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात कहकर विवाद को हवा दी। इस विवाद की शुरुआत वैक्सीन और पोर्क जिलेटिन को लेकर इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद धर्म गुरुओं को आगे आकर बयान जारी करने पड़े। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया से शुरू हुई बहस भारत भी पहुंची और भारत में भी कुछ गुटों ने मजहब की आड़ में वैक्सीन पर विवाद शुरू कर दिया। मुंबई की रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वे चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। नूरी के फतवे के बाद तो उलेमा और मौलानाओं के बयानों की होड़ ही लग गई। अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। हालांकि इस्लाम के सभी जानकार इस तरह के नजरिए से सहमत नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसी चर्चाओं को अफवाह बताया और वैक्सीन को वक्त की जरूरत। और भरपूर जो जंग लड़ी गई है साथ में मिलजुल करके लड़ी गई है। हर तरह का हम लोगों ने कोऑपरेट दिया। मसाजिद बंद करने की बात आई तो 4-6 महीने तक मस्जिदें बंद रही, 6-7 महीने तक के। ठीक है, जितने मसले जो गाइडलाइन की थी उसकी पाबंदी हम लोगों ने की, सब ने करवाई है लग करके। अब रहा ये कि वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वही गवर्नमेंट ये वैक्सीन पिला रही है, तो ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट को वो वैक्सीन सभी के लिए इस्तेमाल होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जायज़ और नाजायज़ सब दुनिया भर की बातें जो अफवाहें फैलाते हैं ये सब गलत हैं, बेबुनियाद है।
ऐसे विवाद शुरू हुआ तो इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर सियासतदान की सोच है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे और देश किसी भी तरह से कोरोना को मात दे, ताकि बीमारी की वजह से किसी की जान न जाए। सुअर की चर्बी से है तो गाय की चर्बी से है, ये भ्रम फैला करके शायद महामारी को रोकने में मदद करने के बजाय महामारी को फैलने वाली भाषा होगी। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सुअर के उससे बने हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में इस वायरस ने करीब 1,47,000 लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक देने वाले इस वायरस पर बेवजह विवाद से इंसानियत को ही धक्का पहुंचेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना वैक्सीन देने के लिए ड्राई रन ने रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात की गांधीनगर और राजकोट में आज से ड्राई रन शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ही देश के 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हुई थी। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में कई केंद्रों पर वैक्सीन देने से पहले ड्राई रन के जरिए इनसे जुड़ी सारी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस पूरी कवायद का मकसद किसी भी तरह की कमी की पहचान कर उसमें सुधार लाना है। कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां पूरी। चार राज्यों में ड्राई रन ने पकड़ी रफ्तार। तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में ड्राई रन। कोरोना को मात देने की दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कोशिशें रंग लाए। उससे पहले भारत में भी इसे लेकर की गई तैयारियों को परखने का काम जोर पकड़ चुका है। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट में कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन किया गया, जिसमें डमी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल को परखा गया। इसका नमूना गांधीनगर के एक केंद्र पर दिखा, जिसमें हर तरह की तैयारी चाक चौबंद नजर आई। वैक्सीनेशन का ड्राई रन गांधीनगर के अदालत जो CHC सेंटर है वहां पर शुरू हो गया। देखिए कैसे वैक्सीन दी जाएगी, उसका एक पूरा जो मॉक ड्रिल जिसको कहा जा सकता है वो यहाँ पर देखा जाए। पहले जिनको मैसेज मिला होगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो खास तौर पे जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उनको एक SMS मिला होगा, वो अपना SMS भी यहाँ दिखाएंगे। साथ में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो दस्तावेज होंगे वो उनको दिखाने होंगे, चाहे वो पान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जब पहली बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद उनको यहाँ पर ये जो वेटिंग लॉन्ज बनाई गई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए यहाँ जो वेटिंग लॉन्ज है वहाँ पर उनको बिठाया जाएगा और एक के बाद एक जो बेनिफिशियरीज होंगे जिनको वैक्सीन दी जानी है वो यहाँ पर आएंगे। और तीसरा जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो कमरा है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसको कह सकते हैं वो वेरीफाइड होगा। यहाँ पर ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिकेशन है वैक्सीन की और बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल है जो यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड होगी। और यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होगा उनको वैक्सीन दी जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए इसकी किट भी बनाई गई है, वैक्सीन कैरियर है। उसके अलावा जो प्रोसेस होगी वो जिस तरीके से फिलहाल अभी एक डमी के तौर पे ये वैक्सीन दी जा रही है। गांधीनगर में ऐसे 4 सेंटर बनाए गए हैं। टीका लेने के लिए किसी व्यक्ति के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने से लेकर टीका लगने के बाद
उसके असर को देखने तक के इंतजाम हर केंद्र पर दिखाई दिए। हर जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन कमरे में, जो ये बिल्कुल पास में बनाया गया है यहाँ पर, उस ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों को ये ऑब्जर्वेशन कमरा है और जिसके अंदर ये यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा आधे घंटे तक। कुछ इसी तरह का इंतजाम राजकोट में भी नजर आया, जहां वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी तरह की कमी न रह जाए, इस पर फोकस था। मैं पहले ही आपको दृश्य बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे अहमदाबाद में भी जिस तरह से ड्राई रन हो रहा है, कि जिस तरह से लोगों को SMS आता है यहाँ के, उसको पूरा सोशल जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि SMS यहाँ पे दिखाना होता है, उसके दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद सभी लोगों को जो ट्रायल रूम है, ड्राई रन रूम है, वहाँ पे ले जाया जाता है। ड्राई रन में शामिल होने वालों को पहले ही बता दिया गया था कि ये वैक्सीनेशन नहीं है। बताया गया कि हर केंद्र पर 25 लोगों को ड्राई रन में हिस्सा लेना था और इन सबको SMS के जरिए उनके केंद्र पर आने और क्या क्या एहतियात बरतना है उसके बारे में बता दिया गया था। ये कार्यक्रम ऐसा है कि जो जिसमें ड्राई रन रखी गई है, उसमें कोई वैक्सीनेशन किया नहीं जा रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेशन के जो भी प्रोसीजर करनी है वो करनी है। इसके मुताबिक आज रोज हमने यहाँ पे श्यामनगर USC के जहाँ पे 25 जो बेनिफिशियरी उनको बुलाया है। ये उनको पहले से जो हमारी कोविन एप्लीकेशन उनके द्वारा SMS के द्वारा उनको जान की गई है। आज सभी लोग यहाँ पे आएंगे और जो जहाँ पे ये जो 3 रूम कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पे कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। गुजरात में ड्राई रन जिस तरह से चला, उसे देखते हुए प्रशासन का दावा है कि टीकाकरण के लिए गुजरात पूरी तरह से तैयार है। गुजरात के पास फिलहाल 2195 कोल्ड चेन पॉइंट उपलब्ध हैं। इसे राज्य के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। हमारे पास इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन से लेके आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, ये सब उपस्थित है, उपलब्ध है। और अभी फिलहाल हम 1,25,00,000 जितने वैक्सीन्स के डोज को बिल्कुल उसको स्टोर करने की क्षमता है, जिससे कि हम जितने भी हमारे प्रेग्नेंट विमेन हैं, बच्चे हैं, उसके अलावा 1.5 करोड़ जितने मीजल्स, रुबेला के भी जो वैक्सीनेशन मिलते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए डोजेस रखते हैं। लेकिन इसके उपरांत, यानी कि ये क्षमता तो है, पर इसके उपरांत हमारे पास अब 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्षमता हमने बढ़ाई है, जिससे कि कोविड की वैक्सीन्स देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है। टीकाकरण को लेकर जबरदस्त तैयारियों को देखते हुए गुजरात में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि इस बीच देश में वैक्सीन में सुअर की चर्बी और गाय के खून जैसी अफवाहों को भी उड़ाया गया, लेकिन गुजरात पर इन अफवाहों का कोई असर नहीं। प्रशासन का दावा है कि गुजरात में कोरोना से बचाव के लिए टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी है वो हेल्थ वर्कर एंड हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है। थर्ड कैटेगरी है दैट इज अबोव 50 वाले हैं। सो अबोव मोर देन 1 करोड़ हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया है। यस, ऑलरेडी हमारे जो वर्कर थे वो इधर हाउस टू हाउस जाते थे या तो वो लोग सामने से हमको रजिस्ट्रेशन करवाते थे। तो ऐसे मिलाकर 1,03,00,000 हमारे पास बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए हैं। देश के बाकी 3 राज्यों से भी ड्राई रन को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में 12 जगहों पर ड्राई रन का पहला पड़ाव कामयाबी से पूरा हुआ। दूसरे दिन भी शहीद भगत सिंह नगर में पहले से तय 25 लोग इस प्रक्रिया में शामिल हुए। कुछ ऐसा ही दृश्य असम के नलवारी और सोनितपुर जिले में दिखाई दिया, जहां वैक्सीनेशन से पहले कमियों को तलाशने की कोशिश हुई ताकि इस अभियान में कोई चूक न हो। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश में लोग एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सकें। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर एक बार फिर से इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन उस तक पहुंचे। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।
है।